नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। आज मेरे सामने एक ये किताब है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी कि इसको हिंदी में अनुवाद इसका है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसकी धारा 3/4 और 5/6 के विषय में आज हम बात करेंगे और इसको मैं अपने केस के माध्यम से समझाऊंगा जो कि सेशन न्यायालय में चल रहा है। मेरा एक केस है मेरे क्लाइंट का, जिसमें उसके ऊपर 3/4 धारा लगी है और उसमें बयान सब हो चुके हैं, जिनकी जिरह हो चुकी है। इसमें फाइनल बहस भी हो चुकी है। अंतिम बहस होने के बाद ये फैसला जजमेंट पे लग गया था, लेकिन जिस दिन जजमेंट था उस दिन जज साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ये देखिए, एक प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन दी है 216 की, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें 5/6 धारा पॉक्सो की होनी चाहिए। पीड़िता थी, पीड़िता के साथ जो अपराध कायद किया गया था जब, तो वह 10 साल की थी और इसलिए उनका कहना था सरकारी वकील साहब का कि अगर पीड़िता की एज 10 साल की थी तो उसके ऊपर 5/6 लगेगा, ना कि 3/4 लगेगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले मैं 3/4 और 5/6 आपको एक बार किताब के माध्यम से पढ़ के बताता हूँ। धारा 3/4 ये कहती है, धारा 3 आपके सामने मैं बताता हूँ कि इसमें ये बताया गया है कि प्रवेशन लैंगिक हमला। यहाँ पर बालक शब्द में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। इसमें ये पॉक्सो एक्ट में इसको भी परिभाषित किया गया है। अब इसके लिए दंड देख लेते हैं, जो कि धारा 4 कहती है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड। उपधारा 1 कहती है कि जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ पर धारा 4 की धारा 2 यह कहती है, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा तब की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 4 की धारा 3 ये कहती है कि उपधारा 1 के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्त होगा और उसका समुदाय ऐसे पीड़िता के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसी पीड़िता को किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आती है कि ये जो 16 साल तक के बच्चे होते हैं उससे नीचे के लिए 20 साल का दंड होता है। जो 18 साल के नीचे बच्चे होते हैं उनके साथ यदि कोई अपराध कायद किया जाता है तो उसमें 10 साल तक मिनिमम सजा होती है। तो यहाँ पर तो ये धारा 3/4 की नहीं है, क्योंकि उनका आधार ये था कि जो डॉक्टर द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें जो बच्चे की आयु है वो मात्र 10 वर्ष बताई गई है। मैं आपको डॉक्टर का बयान भी पढ़ के सुनाता हूँ जिसके आधार पर ये बताया गया है कि इसमें 5/6 होना चाहिए। तो चले पहले 5/6 को भी समझ लेते हैं। धारा 5(3) में आपने देख लिया परिभाषा दी गई थी और 4 में सजा के इसलिए प्रावधान किया गया था। अब धारा 5 देखते हैं कि क्या बोलता है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो बच्चा 10 वर्ष का है तो उसके लिए परिभाषा 4 नहीं 5 काम आएगी। तो यहाँ पर जो धारा 5 है उसमें जो उपधारा बताई गई है उसमें ये जिक्र है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसके लिए उसका दंड का प्रावधान अलग प्रकार का होगा, उसको धारा 5 में परिभाषित किया जाएगा। अब धारा 6 में उसके लिए दंड का प्रावधान बताया गया है, जो कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड है। गुरुतर का मतलब होता है यहाँ गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड, जो कि धारा 5 की धारा के तहत हमारा जो क्लाइंट है उस जो अपराध कायद किया है पीड़िता के साथ, वो इसमें उसके लिए दंड ये है कि जो कोई गुरुतर प्रवेशन
लैंगिक हमला करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय है कि उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, जुर्माने का विधायी होगा या मृत्युदंड से भी दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि जो धारा 6 है इसमें मृत्युदंड तक का की सजा है और धारा 5 में इसको परिभाषित किया गया है कि वह 12 वर्ष से कम आयु की है। तो अब डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ लेते हैं जिसके आधार पर अभियोजन का ये कथन था। डॉक्टर द्वारा यह कहा गया कि मेरे द्वारा पीड़िता की कोहनी का जोड़ एवं कलाई का जोड़ का एक्सरे कराया गया था। उसी दिन रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट सो एंड सो संख्या और दिनांक सो एंड सो में कोहनी का जोड़ जुड़ा हुआ नहीं पाया गया था। कलाई के जोड़ में 8 कार्पल बोन्स मौजूद थी और पीसी फार्म बोन भी मौजूद थी। दोस्तों यहाँ पर जो 8वीं कार्पल बोन्स होती है उसे पीसी फार्म बोन्स भी कहा जाता है। इसके आधार पर अभियोजन चाहता है कि जो उसने 10 साल के डॉक्टर ने उसकी एज निर्धारित की है तो उसके आधार पर धारा 5 उसमें परिभाषित होनी चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो बताया गया कोहनी का जोड़ जुड़ा हुआ, तो जो यदि लड़का है और लड़की है उसका कोहनी का जोड़ तब जुड़ता है जब वह 14 से 15 साल का हो जाता है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि 12 साल का जो व्यक्ति होता है उसकी कोहनी के जोड़ नहीं जुड़े होते हैं। यदि कोहनी के जोड़ तब पूरी तरह से तभी जुड़ते हैं जब वह 15 से 16 साल का बालक हो जाता है। अब तो इसका मतलब वहाँ पे कोहनी के जोड़ दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पर यह भी माना जा सकता है वह 13 साल का होगा अगर कोहनी का जोड़ जुड़ा नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो कलाई के जोड़ में 8 कार्पल बोन्स मौजूद थी। तो आपको बता देते हैं जो कलाई के जोड़ होते हैं उनमें 8 जो बोन्स होती है वो 8वीं बोन्स अंतिम बोन्स होती है। जब ये 8 बोन्स आ जाती है तो ये कहा गया है कि यदि लड़की है तो अगर बोन्स आ गई है 8वीं कार्पल बोन्स जिसको पीसी फार्म भी कहा जाता है, बोन भी कहा जाता है, तो वह 9 से 10 साल की होगी। लड़का है तो 11 से 12 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि अगर यहाँ पर ये होता कि 8वीं कार्पल बोन्स नहीं आई है तो हम मान सकते थे कि लड़की अभी 9-10 साल की नहीं हुई है। लेकिन यदि केवल 8 कार्पल बोन्स होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी, यहाँ पे उन्होंने खुद बताया, तो इस रिपोर्ट के आधार पे वो लड़की कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि वह 12 साल की हो गई, क्योंकि यदि ये कहा जाता कि कार्पल बोन्स नहीं आई है तो मान लेते कि वो अभी 9 साल की नहीं हुई है। अगर आ गई है तो भी उसकी आप एज किसी भी उसमें जोड़ सकते, वो 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। कोहनी का जोड़ जुड़ा हुआ नहीं है तो कोहनी का जोड़ 14 से 15 साल में जुड़ता है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि लड़की 13 साल की होती है, 14 साल की हो सकती है। तो ये आप इसका जो उन्होंने डॉक्टर रिपोर्ट के तहत अभियोजन ने जो बताया है ये पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं काल्पनिक आधारों पे है, पूरी तरह से ठोस सबूत नहीं। इसलिए जो ट्रायल में इतना लंबा ट्रायल चल के आया, इतने सालों चल के आया है, उसके बाद आप पुनः उसमें आप धारा परिवर्तन की प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आज की वीडियो के माध्यम से आप पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और 5/6 के विषय जानकारी कर पाए हैं। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।